Hey guys, good morning. Welcome to my YouTube channel DLED Study Classes. I hope you are all good. और कल आपका एग्ज़ाम है। आपका कल 2 पेपर है, आपका बाल विकास का और शिक्षण अधिगम का। ठीक है, आज का ये लास्ट वीडियो है आपका बाल विकास पे। इसको देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो DLED फर्स्ट सेमेस्टर का है आज का लास्ट ये वीडियो है बाल विकास का। ठीक है, जो कितने नंबर का है, 50 नंबर के आते हैं आपके। और यहाँ से मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस भी लिए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत सारे चांस है। ठीक है, आपके 15 MCQ आता है, 15 नंबर के MCQ आते हैं ऑप्शनल, और बाकी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और बाकी आते हैं शॉर्ट टाइप्स और वेरी शॉर्ट टाइप्स, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। तो आइए, आज का लास्ट वीडियो है आपका मैराथन, समझिए इसको। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, तो आप अच्छे से इसको पढ़िए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रहा आज का क्वेश्चन, ये फर्स्ट कह रहा है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। मतलब कह रहा है कि जो बुद्धि हमारी होती है कब तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। तो हमारा जो बुद्धि होता है किशोरावस्था तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ठीक है, या एज पूछे तो आपका 16 वर्ष तक किसी भी बच्चे की जो बुद्धि होती है पूर्ण रूप से मैक्सिमम 16 वर्ष तक उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है पूर्ण रूप से। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो जन्म के समय बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है आपकी 270। ठीक है, और टोटल पूछा जाए तो 2 से आपका 6 हो जाती हैं ओवरऑल, जब वो बाल्यावस्था में चला जाता है फिर किशोरावस्था में चला जाता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी हड्डियों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो उनमें बहुत सारे हड्डी होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उनकी हड्डी जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो 2 हड्डियाँ कभी कभी जुड़ के एक हड्डी बन जाती है। तो इस प्रकार उनमें हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। तो पूछेगा जन्म के समय कितना होता है उनकी हड्डियों की संख्या, तो 270। और पूछेगा कि बालक में हड्डियों या किशोरावस्था तक पूर्ण हड्डियों की संख्या हो जाती है तो 216। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। जब बच्चा सीखता है तो वो कौन से कारक होते हैं जो बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला तो रुचि है। ठीक है, रुचि रुचि क्या करता है, अगर बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसका मन करेगा पढ़ने में। ठीक है, पढ़ाई करने में जब मन करेगा तो क्या होगा, उसको चीज़ें इजीली आएंगी। ठीक है, वो आसानी से चीज़ों को सीखता हुआ चला जाएगा। तो आपके सीखने के प्रभावित करने वाले कारकों में अन्य और भी कारक हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे कि अभिप्रेरणा हो गया। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेट करना, मोटिवेशन। ठीक है, तो किसी बच्चे को मोटिवेट करिए तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और आपके दूसरा हो गया पाठ्य पुस्तक भी होते हैं। पाठ्य पुस्तक जो क्या करते हैं, हमारे अधिगम को रुचिकर बनाते हैं। ठीक है, और पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी होती हैं जो स्कूल से वगैरह में दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। फिर रुचि हो गया आपका, सामग्री क्रिया हो गया, अभिप्रेरणा हो गया। ठीक है, मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, इच्छा हो गया। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सीखने के लिए आवश्यक होती है ना। बच्चा जब सीखता है तो ये सब सारी चीज़ें उनको महत्व रूप से क्या होती हैं, सिखाने में मदद करती है। इच्छा हो गया, फिर शारीरिक विकास हो गया। ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास हो गया। शारीरिक विकास मतलब अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से होगा तो उसका मानसिक विकास भी अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये थे आपके सीखने के महत्वपूर्ण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बाल विकास के अंतर्गत निम्न आयु वर्ग है। विकास के अंतर्गत निम्न आयु वर्ग मतलब सबसे जो लास्ट वाला होता है, ये इसको निम्न, ये गलती से लिखा गया लास्ट वाला। ठीक है, तो यह किशोरावस्था का होता है।
तक किशोरावस्था तक होता है उसे हम 0 से 18 साल तक कहते हैं। मतलब बाल्य विकास में कितने अवस्था तक हम पढ़ते हैं मेनली, तो आपका मेनली पढ़ा जाता है 0 से 18 साल। ठीक है, इसमें तीनों अवस्थाएं आ जाती हैं आपके। तो बाल विकास के अंतर्गत निम्न आयु वर्ग आते हैं, मतलब 3 आयु वर्ग आते हैं। आपका शैशवावस्था आता है, ठीक है, बाल्यावस्था आता है और किशोरावस्था आता है। तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं और 18 तो चलते हैं। ये चलता है आपका 0 से 5, मतलब जन्म से 5 साल। ये चलता है 5 से आपका 11 या 12 साल, और ये चलता है 12 से 18 साल। ठीक है, तो ये पूछा है बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन से किस आयु तक आता है, तो 0 से 18 आता है और उनके अंतर्गत 3 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है सीखने की सही परिभाषा है, मतलब सीखने का परिभाषा बताइए। तो सीखने का परिभाषा क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को हम सीखना कहते हैं। और सीखने का मतलब होता है लर्निंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्निंग। ठीक है, या अधिगम। अधिगम ही क्या है? सीखना होता है। अधिगम को हम सीखना कहते हैं। सीखना क्या है? अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। और अधिगम का मतलब क्या है? सीखना, नई नई चीजों को हम क्या करते हैं? सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत आपको थॉर्नडाइक दिए थे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने आपको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। यहाँ पे और कुछ समझ लीजिए। क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपके दिए थे स्किनर ने। ठीक है, इसको भी याद रखिए, पूछ सकता है। स्किनर ने दिया था क्रिया प्रस्तुत का। और देता है आपका गेस्टाल्ट का सिद्धांत। गेस्टाल्ट का सिद्धांत दिया था आपका कोहलर ने। ठीक है, कोहलर ने। ठीक है, और एक और होता है आपका पूछेगा पावलाव ने किस पे किया था? पावलाव ने किस पे प्रयोग किया था? तो पावलाव ने प्रयोग किया था कुत्ते पे। ठीक है, याद रखिएगा, कुत्ते पे। और आपका स्किनर जो थे, स्किनर ने प्रयोग किया था आपका किस जानवर पे? आपका चूहों पे किया था। ठीक है, और ये आपके जो थॉर्नडाइक थे ये किस पे किए थे? बिल्ली पे। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और पावलाव ने किस जानवर पे किया था? ये किए थे कुत्ता पर। ठीक है, और कोहलर इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। ठीक है, ये प्रयोग किए थे आपके उस पे बनमानुस। ठीक है, बनमानुस जिसको हम क्या कहते हैं? चिंपैंजी भी कहते हैं। चिंपैंजी कहिए, बनमानुस कहिए। इस पे किया था कोहलर ने प्रयोग अपना। और कोहलर के सिद्धांत को हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। और जो जिस बनमानुस पे किया था उसका नाम सुल्तान था। ये भी पूछता है कि कोहलर ने जिस बनमानुस पे प्रयोग अपना किया था उस बनमानुस का क्या नाम था? सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य क्या होता है? मतलब बालक का जो नैतिक विकास होता है वो किससे संबंधित होता है? तो बालक के नैतिक विकास से हम उसके चारित्रिक विकास को क्या करते हैं? हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मेनली नैतिक विकास क्या करता है? बालक के चारित्रिक विकास को बढ़ाता है। चारित्रिक विकास को वो विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? तो अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, अंतर्मुखी होते हैं। जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं।
आत्म केंद्रित का मतलब होता है जो स्वयं में ही लीन रहते हैं, ठीक है। वो थोड़े सामाजिक नहीं होते हैं, वो अपने में लीन रहते हैं, उनको समाज से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, वो खुद को प्रायोरिटी देते हैं, उन्हें हम अंतर्मुखी व्यक्ति कहते हैं। और ये पता है युग ने बताया था, युग ने व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व है, युग ने इसको ये प्रकार बताए थे। तो युग द्वारा व्यक्तित्व का प्रकार जो है, व्यक्तित्व का प्रकार युग द्वारा 3 बताए थे। पहला ही था आपका अंतर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी। दूसरा है बहिर्मुखी, ये तीनों पूछा है। और तीसरा आपका उभयमुखी, उभयमुखी। तो मैंने आपको बताया अंतर्मुखी क्या होते हैं। अब उभयमुखी समझिए। उभयमुखी व्यक्तित्व वो व्यक्तित्व होता है जो वो सोशल होते हैं, वो सामाजिक होते हैं, ठीक है। उनका जो बिहेवियर होता है, वो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है, लोगों के बारे में सोचते हैं, वो आपके बहिर्मुखी हो गए। और उभयमुखी क्या होते हैं, जिनमें दोनों की क्वालिटी होती है, ठीक है, अंतर्मुखी की भी और बहिर्मुखी की भी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइस की जो युग है, ये व्यक्तित्व का प्रकार कितना बताए हैं, तो वो 3 बताए हैं व्यक्तित्व का प्रकार। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चिंतन के साधनों में एक है, ठीक है। तो चिंतन जो हम करते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो चिंतन का मतलब होता है गुणों का विश्लेषण। जैसे चिंतन हम क्या करते हैं, चिंतन हम करते हैं कि जैसे पहले के बारे में जो घटनाएं हो चुकी हैं उनके बारे में हम सोचते हैं, और उनसे हम नई नई अवधारणाओं क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। वही आपका क्या होता है, चिंतन होता है। मतलब कह सकते हैं गुणों का विश्लेषण, ये क्या है, चिंतन है। वो चिंतन एक आपकी मानसिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है। अभिप्रेरणा मतलब बालक कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के प्रमुख स्रोत ये हैं आपके। पहला उद्दीपन, उद्दीपन को हम स्टिमुलस भी कहते हैं। जैसे कि उद्दीपन में आपको आता है प्रशंसा कर दीजिए बालक का, आप उसको पुरस्कार दीजिए, ठीक है, पुरस्कार दे दीजिए, प्रशंसा कर दीजिए, तो ये आपके उद्दीपक का कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा है रुचि, उनके अंदर इंटरेस्ट जगाइए, ठीक है, किसी भी वस्तु, विषय वस्तु या कंटेंट के परिप्रेक्ष्य में उसको क्या करिए, उसकी रुचि को डेवलप करिए। चौथा है आवश्यकता, जो बालक है ना मोटिवेट तब होता है ना जब उसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन का ये थर्ड वाला माना जाता है, आवश्यकता। आवश्यकता पढ़ने पर जो बालक होता है सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ की जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है तो क्या करता है, उसको पाने के लिए मोटिवेट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह क्या होता है। जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जिज्ञासा होती है, वो नई नई चीज़ों को खोजते हैं, ठीक है। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी विशेषता होती है कि वो क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन है। मतलब ये स्मृति का परिभाषा दिया है किसने, कहने का मतलब है तो स्काउट ने बताया, ठीक है। स्काउट के अनुसार स्मृति क्या है, तो स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। मतलब आदर्श पुनरावृत्ति मतलब क्या करते हैं हम स्मृति में, क्या करते हैं, चीज़ों को हम याद करते हैं। मतलब क्या करते हैं, याद कैसे रहेगा, उसको हम क्या करें, बार बार पुनरावृत्ति करेंगे ना। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार चीज़ों को दोहराना। तो स्मृति क्या है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। ये किसने कहा है, ये किसका कोटेशन है, ये स्काउट का है, ठीक है। स्काउट कहते हैं स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संयोग का संवेग, ठीक है, इमोशंस, ठीक है, संवेग का प्रकार है। तो इमोशंस कितने होते हैं, ठीक है। तो इमोशन आपके हैं जैसे क्रोध, क्रोध हमारा है, भय है, प्रेम है, ठीक है, घृणा है, ये सब हमारे इमोशन होते हैं। ईर्ष्या है, और भी है, घृणा आपका हो गया, ईर्ष्या हो गया, ये सब आपके क्या है, समय के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, उदाहरण दीजिए। मतलब
ये कह रहा है जो शिक्षक है वो बाल विकास का ज्ञान क्यों उसको आवश्यक आवश्यक है। तो ये अपने अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो कि शिक्षक जो होता है बालक के बारे में जानना चाहता है, अगर बालक को समझेगा तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम को निश्चित करेगा, फिर उनके उनके रुचियों को जानेगा, उनके इंटरेस्ट को जानेगा तो उनके अनुसार पढ़ाएगा, उनको क्या पसंद है, ठीक है। ये अपने अनुसार भी लिख सकते हो, लेकिन आइए जानते हैं क्या है। बाल विकास का ज्ञान शिक्षक के लिए इसलिए आवश्यक है कि बालक को समझे, इसके मानसिक स्तर को समझकर उसे ज्ञान प्रदान करे। जैसे बालक को आप समझेंगे तो बालक के समझने के साथ ये भी समझेंगे कि उसका मानसिक विकास क्या है, मतलब उसका मानसिक स्तर क्या है, वहाँ उसका मानसिक विकास कहाँ तक हो चुका है, तो उसके मानसिक स्तर के अनुसार उसको शिक्षा देंगे। जैसे कोई बच्चा छोटा है, ऐसा नहीं कि उसके बड़े लेवल का उसको शिक्षा देने लगे, उसको हम पहले जानेंगे कि उसका मानसिक विकास कहाँ तक हुआ है, उसके हिसाब से उसको शिक्षा देंगे। और इसके कारण क्या क्या है, मानसिक विकास के जानने के हमको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, शिक्षक को क्या फ़ायदा मिलेगा बच्चों के जब मानसिक विकास हो जाने का। तो क्या है, बालक के मानसिक संवेगात्मक विकास में आवश्यक होता है, ठीक है। जो मानसिक विकास होता है वो बालक के संवेगात्मक विकास से भी में सहायक होता है, ये आवश्यक होता है। बालक सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, ठीक है। बालक के हम सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं जब हम क्या करेंगे, बालक के विषय में जानेंगे, ठीक है। बाल विकास के विषय में जानेंगे तो बालक को जानेंगे, और बालक को जानेंगे तो उनका सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। सर्वांगीण विकास करने का मतलब होता है उसका शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, संवेगात्मक विकास करना, ठीक है। ये सब आते हैं सर्वांगीण विकास में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, शैशवा अवस्था की प्रमुख दो विशेषताएं बताइए। तीन अवस्थाएं होती हैं आपकी, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं बतानी है तो पहले तो ये हो कि बाल्यावस्था आपका कब से चलता है, सॉरी शैशवावस्था, शैशवावस्था आपका चलता है 0 से 5 वर्ष या जन्म से 5 वर्ष, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है आइए जानते हैं। पहला है शैशवावस्था में बालक का मानसिक तथा शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तीन अवस्थाओं में सबसे तेज मानसिक विकास और शारीरिक विकास आपका बाल्यावस्था में, सॉरी शैशवावस्था में ही होता है, ठीक है। देखते होंगे शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका मानसिक विकास और शारीरिक विकास जो बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, वो सबसे तेज होता है। दूसरा है शैशवावस्था में बालक अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा होता है तो वो ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। अपने ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या, उसका आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है। इन्हीं सब क्या करता है, सीखता है, आँखों से देखता है, कान से सुनता है, ठीक है। और मतलब ऐसे ही ज्ञानेंद्रियों से बेसिकली सीखता है वो। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है, मतलब किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। तो आइए जानते हैं किशोरावस्था क्या है। तो पहली बात कि ये 12 से 18 वर्ष तक चलता है किशोरावस्था। तो कह रहा है किशोरावस्था आपका 12 वर्ष से 18 वर्ष तक माना जाता है। इस अवस्था में बालक शारीरिक तथा मानसिक विकास संपूर्ण कर लेते हैं, मतलब जो बालक का जितना भी शारीरिक विकास होना होता है या जितना भी मैक्सिमम आपका मानसिक विकास होना होता है वो आपका किशोरावस्था तक हो जाता है। इसका एक डेफिनेशन है स्टेन हॉल के अनुसार, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, इनका कोटेशन बहुत बार पूछा गया है कि किशोरावस्था को ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव का काल है, ठीक है। इसमें क्या करता है, जब भी बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो उसके बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं, उसके अंदर बहुत तनाव होता है, तो इसीलिए हम किशोरावस्था को संघर्ष और तनाव का भी काल कहते हैं, और ये स्टेन हॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, समायोजन क्या है, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्ट करना ना, एडजस्टमेंट। तो क्या होता है, किसी भी परिस्थिति में जब बालक अपने व्यक्तित्व तथा बुद्धि का प्रयोग करके उस स्थिति में ढाल लेता है तो उसे हम समायोजन कहते हैं। मतलब समायोजन मतलब किसी भी विपरीत परिस्थिति में या आपका जो परिस्थिति वो अच्छा ना हो आपके लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, खुद को एडजस्ट कर रहे हो वहाँ पे अपना बुद्धि का प्रयोग करके, ठीक है। अपनी व्यक्तित्व आपका क्या है उसका यूज करके, उसी को हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
18 क्या है? तर्क क्या है? तर्क। तो तर्क समझते हैं, तो तर्क एक क्या होता है? फलदायक चिंतन है। मतलब तर्क चिंतन तो है लेकिन फलदायक चिंतन है, ठीक है। तर्क मतलब रीजनिंग, ठीक है। तो क्या होता है समझते हैं। किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभव को नई विधियों से पुनः संगठित करना, ठीक है। हम तर्क क्या करते हैं? रीजनिंग क्या कर देते हैं? किसी भी विषय वस्तु के प्रति उसको क्या होता है? पुनः संगठित तरीके से ना अच्छे से व्यवस्थित करके किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं, उसे हम तर्क कहते हैं। गाइस ये सब जितने आप पढ़ते हो बाल विकास में, ये सब चीजें आपको आती हैं, समझ रहे हो, आप सब यूज किए हुए हो। लेकिन क्या है, बस इसका जो वर्ड्स दिए गए होते हैं, इनका शब्द दिए गए होते हैं, उसका मतलब समझ जाइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। पर्सनालिटी, ठीक है। व्यक्तित्व क्या है? पर्सनालिटी। तो इसका डेफिनेशन लिखना है। तो सबसे फेमस डेफिनेशन है इनका आलपोर्ट के अनुसार, ये पूछा भी एक एग्जाम में कई बार कि आलपोर्ट के अनुसार आप व्यक्तित्व का परिभाषा दीजिए। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आलपोर्ट। कह रहे हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण से अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। मतलब ये कह रहे हैं ना, जो आलपोर्ट कहते हैं जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो हमारे मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन होता है, और हमारा ये हेल्प करता है किसी भी परिस्थिति में क्या करने का? समायोजन स्थापित करने का हमारा ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? आवाज में भारीपन किस अवस्था में आती है? तो ये सबको पता है, जब भी हम, ये तो आप बता दो गाइस, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारी जो आवाज होती है भारी कब हो जाती है? किस अवस्था में? तो किशोरावस्था में। जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है उसका आवाज में क्या होती है? भारीपन आती है। तो ये तब किशोरावस्था, ठीक है। तो आवाज में भारीपन किशोरावस्था में आ जाती है। उसका कारण पूछ लेता तो तारकत्व होता है, इसी के वजह से होता है, ठीक है। तारकत्व ऐसा चीज है जिससे आवाज ही हमारी सुरीली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम क्या है? ठीक है। अधिगम क्या था? लर्निंग, ठीक है, लर्निंग। तो अधिगम का इसका मीनिंग से पता चल जा रहा है आपको। अधिगम मतलब सीखना, ठीक है। सीखना, नई नई चीजों को हम क्या कहते हैं? सीखते हैं। तो ये जानते हैं क्या है अधिगम। यार अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, ठीक है। ये भी पूछ लिया, एक नंबर में पूछता है कि अधिगम का मतलब क्या होता है, एक शब्द में बताइए। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। और ये आपके गेट्स व अन्य के अनुसार समझ जाइए। ये क्या कहते हैं, इनका कोटेशन क्या है? कह रहे हैं अनुभव तथा परीक्षण द्वारा प्रशिक्षण है, सॉरी ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि अधिगम उसे कहते हैं जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम उसको अधिगम नहीं कहेंगे, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन मतलब क्या? नई चीजों को सीखना, ठीक है। जो हमारे अंदर कमियां हैं उसे छोड़ना, अच्छे गुणों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या कह रहा है? कल्पना से आप क्या समझते हैं? इमेजिनेशन, ठीक है। इमेजिनेशन आपका क्या है? तो ये आप भी बता सकते हो, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई आपको ना बताए तब भी लिख सकते हो इमेजिनेशन क्या होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं इमेजिनेशन में, जितने भी आपके पास्ट में चीजें हो चुकी हैं या फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं जो आप करना चाहते हो, आप उसके बारे में सोचते हो, ठीक है। और सोचने के बाद किसी निष्कर्ष पर निकलते हो इमेजिनेशन करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। कह रहा है ये जो आपका इमेजिनेशन है या कल्पना है, ये एक मानसिक क्रिया है, क्योंकि हम दिमाग में ही करते हैं, तो मानसिक क्रिया है ये। क्या है? पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करना। कल्पना है, जैसे इमेजिनेशन करते हैं या तो फ्यूचर के लिए करेंगे या पास्ट में हुआ जो चीजें हैं उसको रिलेट करके करेंगे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और क्या करेंगे? अपना नया निर्माण करेंगे या नया ज्ञान का रचना करेंगे, इसी को हम कहते हैं कल्पना कहते हैं। एक कोटेशन है आपका रायबर्न के अनुसार, ये क्या कहते हैं कल्पना के बारे में, आइए जानते हैं। ये कहते हैं कल्पना हमारी प्रतिभाओं को नवीन ढंग से प्रयोग करने की शक्ति है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हमारे अंदर प्रतिभा है उसको हम कल्पना के माध्यम से नए ढंग से प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन आपका 23 है, कह रहा है रुचि के भेद बताइए। तो बहुत इजी है, रुचि के दो प्रकार आपके होते हैं, ठीक है। रुचि के कितने प्रकार है आपके? दो। रुचि के दो प्रकार होते हैं।
पहला आपका है जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। एक तो जन्मजात रुचि समझ जाइए, जो हमारे वंशों से मिली होती है, ठीक है, वंशानुक्रम से होती है, जैसे हमारे माता पिता या पूर्वजों से मिली होती है, ठीक है, ये पूर्वजों से मिलती है, ये जन्मजात होती है, ठीक है। कभी कभी देखते हैं कि कुछ बच्चों के गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं अपने फादर के या अपने मदर के, ठीक है, तो वो आपका जन्मजात रुचि हो गई। अर्जित रुचि जो मतलब बच्चा जो जन्म के बाद खुद से ग्रहण करता है, खुद खुद में जो इंटरेस्ट आती है, तो जन्म के बाद ही आपको मिलती है, जन्म के बाद, ठीक है, जो बच्चा ग्रहण करता है, जो रुचि आती है, उत्पन्न होती है, वो आपकी क्या होती है, अर्जित अर्जित रुचि। अर्जित मतलब क्या, कमाना या खुद से अर्न करना। बस गाइस शब्दों को समझिए, ठीक है, बाल विकास कोई बड़ा वो नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और जो भी बाल विकास है, जो भी इसका आंसर दीजिएगा, बालक को सेंटर में मान के दीजिएगा, क्योंकि बालक ही मुख्य होता है। बाल विकासी का मतलब होता है कि बाल के कैसे कैसे विकास होते हैं, बाल को हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। मेन सेंटर हमारा फोकस आपके बालक पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं, बुद्धि परीक्षण आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है सामूहिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण मतलब क्या, इस सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके हम बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अंतर्गत एक आता है अल्फा आर्मी परीक्षण या बीटा आर्मी परीक्षण। इसमें क्या करते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति का, मतलब एक व्यक्ति का करते हैं। और इसमें आता है आत्मनिष्ठ, ठीक है, एग्जाम्पल इसका आत्मनिष्ठ हो गया, आत्मकथा हो गया। आत्मकथा किसी का पढ़ेंगे तो पर्टिकुलर पर्सनल उसी व्यक्ति का होगा। आत्मनिष्ठ मतलब खुद से निष्ठ, ठीक है, अपने बारे में बताना, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। तो बुद्धि कई सारे टाइप्स के होते हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तो पहले समझते हैं अमूर्त बुद्धि क्या है। तो गाइस अमूर्त का मतलब समझ जाइए। अमूर्त का मतलब होता है कॉन्क्रीट, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट कहते हैं। अमूर्त का मतलब होता है ना, वो चीज़ें जो हमारे सामने नहीं है, ठीक है, मतलब हमारे आंखों के सामने नहीं है, हम इमेजिनेशन के थ्रू उसके बारे में समझते हैं, वो आपकी अमूर्त चीज़ें होती हैं, जो सामने ना हो, ठीक है। इसका मतलब होता है जो सामने ना हो वस्तुएं, वो आपकी अमूर्त वस्तुएं हैं। तो इसको समझ लेते हैं अमूर्त बुद्धि क्या होता है। देखिए क्या कहता है, कह रहा है अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य उस मानसिक क्षमता से है जिसे व्यक्ति या बालक उन वस्तुओं के बारे में आसानी से समझ सकता है जो उसके सामने नहीं है, ठीक है। और एक और समझ लीजिए, यहीं पे मूर्त बुद्धि, ये भी पूछता है मूर्त बुद्धि का मतलब समझते हैं। तो मूर्त बुद्धि मतलब कि उन वस्तुओं के बारे में सोचना जो आपके सामने है। जैसे बच्चे को पढ़ाना है एप्पल के बारे में, तो आपको क्या करिए, बच्चे को एप्पल दिखा दीजिए, ठीक है, आप बच्चे को एप्पल दिखा सकते हो। तो मूर्त वस्तुएं होती हैं जो आपके सामने होती हैं, आपको फिगर दिखा दीजिए बच्चों को, या खुद सेब ला के दिखा दीजिए, ये आपकी मूर्त वस्तुएं होती हैं। और मूर्त बुद्धि क्या हो जाएंगी, मूर्त वस्तुओं के बारे में जानना मूर्त बुद्धि हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, कारण बताइए। जो बालक होता है उसका शारीरिक विकास का अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो पहली बात यह है कि बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसको जानने में हम शारीरिक विकास का हम अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा ये है कि मान लीजिए जो आपका शारीरिक विकास होता है वो मानसिक विकास से वो क्या कनेक्ट होता है, ठीक है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ठीक है, ये अरस्तु कहते हैं आपके। तो ये मतलब यही हुआ कि अगर आपका शारीरिक विकास अच्छे से हो रहा है तो आपका मानसिक विकास भी अच्छे से होगा। तो आइए जानते हैं क्या कह रहा है। पहला, इनके शारीरिक विकास के अध्ययन हम क्यों करते हैं। पहले की बात यह है कि शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए शारीरिक विकास का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा यह है
शारीरिक विकास को अध्ययन बालक के शारीरिक विकास में परिवर्तन किस प्रकार होता है जानने के लिए करते हैं। ठीक है, तो बालक में शारीरिक विकास में परिवर्तन किस प्रकार होता है उसका अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं, शारीरिक विकास का हम अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, बाल्यावस्था की दो विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था की दो विशेषताएं, पहली तो यही कि ये बाल्यावस्था आपको चलता है 5 से 12 साल तक। ठीक है, आपका चलता है ये बाल्यावस्था। इसको हम इसकी विशेषताएं जान लीजिए। पहला ये कि इसको हम कहते हैं ना स्कूल की प्रारंभिक अवस्था, क्योंकि बच्चा क्या करता है बाल्यावस्था में ही स्कूल जाने लगता है, तो इसको हम कहते हैं स्कूल की प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं आपको बाल्यावस्था को। दूसरा बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछता हुआ 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अवस्था को हम बालक की अनोखा काल कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं बाल्यावस्था को ही हम क्या कहते हैं, बालक का अनोखा काल, बाल्यावस्था को। तो ये 1 नंबर में पूछा है आपका क्वेश्चन। ठीक है गाइस, और ये भी 1 नंबर में पूछा है कि स्कूल की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, मतलब कि बच्चा किस अवस्था में स्कूल जाने लगता है, तो वो आपका बाल्यावस्था है। ठीक है, ये आपकी विशेषता ही हो गई। एक जगह ये भी जान लीजिए कि गोल्डन एज क्या होता है, सुनहरा काल किसे कहते हैं, किस अवस्था को हम सुनहरा काल कहते हैं, सुनहरा काल तो आपको हम शैशवावस्था को कहते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शैशवावस्था, ठीक है, तो सुनहरा काल किस अवस्था को कहते हैं, शैशवावस्था को। और तूफान का आपको काल कहते हैं किशोरावस्था को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, अधिगम की विशेषता बताइए। अधिगम की विशेषता तो ये अपने आप से भी आप लिख सकते हो कि हम बच्चे को अधिगम क्यों कराते हैं, क्या उनको उनका मानसिक विकास करने के लिए, शारीरिक विकास करने के लिए, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए। ठीक है, बच्चों को समझने के लिए, बच्चे की रुचि को पता करने के लिए, ये सब क्या है आप अपने मन से भी लिख सकते हो। लेकिन आइए देखते हैं क्या कहता है। अधिगम का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, अधिगम का मतलब अर्थ क्या होता है कि व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा है आपका अधिगम से नवीन ज्ञान का अर्जन होता है। ठीक है, अधिगम विशेषताएं हैं ये। अधिगम से मानसिक क्रिया का विकास होता है, और अधिगम सीखना ही क्या है, अधिगम है। और नवीन ज्ञान का अर्जन भी अधिगम है आपका। अधिगम का शाब्दिक अर्थ ही होता है सीखना। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, मतलब कि अधिगम की या सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, हम अधिगम किस किस प्रकार से कर सकते हैं या सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला आपका है अनुकरण विधि द्वारा, इमिटेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, किसी को हम क्या करते हैं, अनुकरण करके सीखना, टीचर का हम अनुकरण करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका निरीक्षण द्वारा सीखना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन द्वारा। ठीक है, ऑब्जर्व करना चीज़ों को। और तीसरा है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, हम चीज़ों करते हैं फिर सीखते हैं। तीसरा है चौथा है सामान्यीकरण द्वारा सीखना, जैसे दो वस्तुओं को देखते हैं, अगर उसमें कुछ समानता पाई जाती है तो उसके आधार पर भी हम क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो इसको हम सामान्यीकरण द्वारा सीखना कहते हैं। पांचवा है परीक्षण द्वारा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट द्वारा, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना लैब वगैरह में, एक्सपेरिमेंट द्वारा सीखना। उसके बाद आपका हो गया सूझ द्वारा सीखना। सूझ मतलब अंदर अंतरात्मा से, वो दिमाग से। सूझ का मतलब क्या होता है, आपके अंदर दिमाग से सीखना। ये दिया था आपके किसने, कॉलर ने दिया था। इसी को हम कॉलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं। खेल द्वारा सीखना। ठीक है, खेल से भी सीखते हैं। तो खेल खेल द्वारा सीखना, इसमें अनेक सारे सिद्धांत आते हैं, जैसे कि जॉन डीवी वो आता है फ्रॉवेल का कीडन गार्डन। ठीक है, तो कीडन गार्डन ये पूछता है, कीडन गार्डन किसने बताया था कि इसका प्रतिपादन कौन किया था, तो फ्रॉवेल ने। ठीक है, तो ये आपके खेल द्वारा सीखते हैं इस विधि से। फिर आपका एक नामी है खेल द्वारा। ठीक ठीक है, फिर और भी हैं करके सीखना। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, आपके हैं अधिगम या सीखने की प्रभावशाली विधियां। अधिगम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, किसकी हेल्प से।
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। इसका इसका किसका कथन है? ये कौन कहता है? तो स्टेन हॉल कहते हैं कि जो हमारा किशोरावस्था होता है बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बाल विकास की अवस्था आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। मतलब कह रहा है बाल विकास का जो आवश्यकता है और महत्व है बताइए। तो ये जानते हैं बाल विकास का आवश्यकता और महत्व के बारे में। क्या करें, बाल विकास से विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होता है। ठीक है, जब बाल विकास का से हम क्या पता चलता है कि कितनी अवस्थाएं होती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता मिलती है। ठीक है, बाल विकास से क्या करता है, फिर हमको पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता मिलती है, उनके बच्चों को रुचियों के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तीसरा है आपका शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, शिक्षक को किस विधि से पढ़ाना है कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आए, तो वो मेथड का उनको पता चलता है। चौथा है बालक का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब समझ जाइएगा, उसका मानसिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होगा। ठीक है, चारित्रिक विकास भी होगा, अभी बालक को समझने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है आपका, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मानसिक विकास के विभिन्न पदों के नाम लिखिए। तो मानसिक विकास में किस किस कौन कौन सी चीज आते हैं, तो ये तर्क, ठीक है, ये भी एक मानसिक क्रिया आपका, कल्पना मानसिक क्रिया है, स्मृति मानसिक क्रिया है, संवेगात्मक विकास मानसिक क्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसका मापन किस प्रकार किया जाता है। तो बुद्धि मतलब क्या होता है जान जाइए। बुद्धि मानसिक योग्यता होती है, बुद्धि से किसी समस्या का हल निकाला जाता है। ठीक है, तो बुद्धि के मदद से ही हम किसी समस्या का हल निकालते हैं और ये एक मानसिक क्रिया है। इनका परिभाषा देख लीजिए, टर्मन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, बुद्धि अमूर्त चिंतन है। ठीक है, अमूर्त चिंतन नहीं कहते, ये बुद्धि है। अमूर्त चिंतन मतलब क्या, उन चीज़ों के बारे में सोचना या जानना जो हमारे सामने ना हो। और कह रहा बुद्धि का मापन कैसे करते हैं, तो बुद्धि का मापन आपका किया जाता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, उसी से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये जानते हैं, ये भी एक नंबर में पूछा है कि बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि या आईक्यू का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे में वास्तविक वायु गुणे 100। ठीक है, ये आपका बुद्धि लब्धि या आईक्यू का फार्मूला होता है। इससे हम क्या करते हैं, बुद्धि का मापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, व्यक्तित्व का मापन कौन कौन सी विधियां होती हैं। जैसे व्यक्तित्व, किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानना है या मापन करना है, तो कौन कौन सी विधि होती हैं। तो पहला है आपका TAT, दूसरा CAT, तीसरा है प्रक्षेपण, चौथा है आत्मनिष्ठ। तो TAT में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है आपका प्रशांग प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण CAT। ठीक है, और आत्मनिष्ठ, ये सब क्या है, व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है वंशानुक्रम के नियम बताइए। तो वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम है, तो पहला है समानता का नियम, दूसरा है भिन्नता का नियम और तीसरा है प्रत्यागमन का नियम। तो समानता का नियम समझ जाइए, जैसे कि जैसे माँ बाप होते हैं उनके बच्चे उनके जैसे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे समानता में उनके वो पेरेंट्स उनके गोरे होते हैं तो बच्चे भी गोरे होते हैं। ठीक है, आँख उनके में चले जाना, बालों का कलर हो गया। ठीक है, ये सब क्या होता है, समानता। भिन्नता मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स ना जाके क्या करते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। ठीक है, और प्रत्यागमन का मतलब यही होता है, इसमें भी क्या करते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं, उनसे हट के कुछ क्वालिटी उनके अंदर आ जाती है, उसे हम प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। गाइस इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। तो ये था आपका बाल विकास, अभी आपको शाम तक मिल जाएगा आपका इसका शिक्षण अधिगम का सिद्धांत का भी, उसको भी देख लीजिएगा। और ये आपका 50 नंबर का होता है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।
ओके गाइस, टेक केयर, बाय।